नमस्ते बच्चों। अपना जो एल्कोहल चल रहा था वो आज समाप्त हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था तो वो मैं पढ़ा देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं कि बेटा एल्कोहल अपने चल रहे थे तो हमने एल्कोहल बनाने की विधियाँ, एल्कोहल के भौतिक गुण और एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ लिए थे। अब कुछ कंपाउंड जैसे आपने पढ़ा होगा, मेथेनॉल, एथेनॉल है, ग्लिसरॉल है, इनके उपयोग या इनके बारे में कुछ विशेष बातें। तो बिना टाइम ख़राब किए हुए हम अपने सीधे टॉपिक पर आता हूँ कि जिससे अपना टाइम बच जाए। तो आज के टॉपिक बेटा हम शुरू करने सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है CH3OH। क्या लिखा बेटा? CH3OH। इसके बारे में बेटा बात करते हैं। CH3OH के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप सब जानते हो CH3OH का साधारण नाम क्या बोलते हो बेटा आप? साधारण सिंपल नेम क्या है इसका बेटा? सब जानते हैं आप, मेथिल एल्कोहल। साधारण भाषा में आपने इसको क्या नाम दिया बेटा? मेथिल एल्कोहल। और यदि इसे CH3 को IUPAC नाम क्या होगा इसका? मेथेन क्रियात्मक समूह OH होता है तो क्या लिखते हो? ओल। तो नाम हो गया मेथेनॉल। मेथेनॉल। तो अब शुरू करें हम मेथेनॉल की, मतलब CH3OH मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। इसके गुण क्या है, इसके उपयोग क्या है, इसकी बनाने की विधि कौन सी है और कुछ विशेष बातें इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करें बेटा बिना टाइम ख़राब किए हुए। CH3OH को क्या नाम दिया आपने? मेथिल एल्कोहल। इसका IUPAC नाम मेथेनॉल। अब हम आगे बात करें कि बेटा सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है जो क्वेश्चन अब बनेगा कि इसे कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि कास्ट स्पिरिट किसे कहते हैं? मेथिल एल्कोहल को, CH3OH को। अब क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि इसे कास्ट स्पिरिट क्यों कहते हैं। बेटा आप सब जानते हो कि कास्ट का मतलब क्या होता है? लकड़ी होता है। और मेथेनॉल जो CH3OH है, आपने एक पदार्थों को अलग करने की विधियों का नाम सुना होगा जिसमें एक शब्द आता है भंजक आसवन। ये एक विधि का नाम है, ये एक विधि या मेथड है, भंजक आसवन। तो मेथेनॉल को अर्थात इसे सर्वप्रथम लकड़ी के, कास्ट मतलब लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था। इस कारण से इसको हमने क्या नाम दिया? कास्ट स्पिरिट। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल कि मेथेनॉल को कास्ट स्पिरिट क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसे कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं क्योंकि इसे सर्वप्रथम लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि प्रश्न आ जाए कि मेथिल एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट क्यों कहते हैं या कास्ट स्पिरिट किसे कहते हैं। तो याद रहेगा इस चीज़ के आंसर यहाँ से आप लिख सकते हो। अब बेटा हम बात कर रहे हैं मेथिल एल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन है वो हम किस प्रकार से करते हैं। तो विशेष ध्यान रखना कि मेथेनॉल का उत्पादन, अब मेथिल एल्कोहल बोल दो, नाम तो समझ गए। IUPAC भाषा में मेथेनॉल, साधारण भाषा में मेथिल एल्कोहल। तो मेथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन, मेथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन उच्च ताप व उच्च दाब पर CuO कॉपर ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड या Cr2O3
तो मेथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन उच्च ताप व उच्च दाब पर CuO, ZnO या Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में सी भी बड़ा ओ भी बड़ा है, समझते होंगे। अगर सी बड़ा और ओ छोटा तो उसको तो आप क्या कहोगे बेटा? कोबाल्ट। उसका तो हम बेटा क्या नाम देंगे? कोबाल्ट। सी बड़ा ओ छोटा तो नाम क्या हुआ? कोबाल्ट। लेकिन सी बड़ा और ओ बड़ा दोनों कैपिटल अक्षर में है तो इसको आप क्या बोलते हो? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहोगे बेटा इसको? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर मैंने क्या लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या लिखा है कि उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा H2 से बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है। तो आपने क्या लिखा बेटा? मेथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन हो जाएगा। मेथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन उच्च ताप व उच्च दाब पर CuO, ZnO, Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cu तथा H2 से बनाया जाता है या से किया जाता है, एक ही बात है। अब रिएक्शन समझ लेते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO क्रिया H2 से किसकी उपस्थिति में बेटा? जो लिखे हैं ये तीनों कोई सा भी उत्प्रेरक CuO, ZnO या Cr2O3 कंडीशन कैसी? उच्च ताप व दाब। अब मुझे बता इन दोनों की क्रिया से क्या बनेगा बेटा? मेथेनॉल बनेगा। मेथेनॉल बनेगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ कितने हाइड्रोजन चाहिए? तो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन तो है। मुझे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन चाहिए बेटा? 4। तो यहाँ मैंने कितने लिख दिए? 2। तो अब जोड़ लो बेटा, क्या बनेगा? CH3OH। क्या बन गया बेटा आपका? मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल। तो बेटा इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतना आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब जो इतना हमने पढ़ा तो हमें याद क्या करना है? बेटा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल स्लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने। कि सादा नाम और आरपीसी नाम ये तो आप इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन तो आपको क्या याद रखना है कि मेथिल एल्कोहल को क्या बोलते हैं बेटा? कास्ट स्पिरिट। क्यों कहते हैं? लिखा हुआ समझ में आ गया। दूसरा इसका औद्योगिक उत्पादन, कि मेथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किस प्रकार से आता, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम मेथेनॉल की और बात करें। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। अब आगे बात करें बेटा इसका कि लिख लिया। अब बेटा आपने बहुत बार सुना होगा कि चलो एक क्वेश्चन है कि जैसे हम बहुत बार बोलते हैं एल्कोहल, आप नॉर्मली एल्कोहल बोलते हो तो लोग बोलते हैं एल्कोहल का मतलब वो सीधा एक ही शब्द मानते हैं, शराब, दारू। इसमें तो समझ जाओगे बिल्कुल कि एल्कोहल जो अपने ग्रामीण एरिया या अपना आसपास का एरिया वो साइंस की भाषा में नहीं समझता है। अगर वहाँ आप एल्कोहल बोलोगे तो वो सीधा बोलेगा शराब है, इसका मतलब दारू है, ये मतलब समझेगा। तो कौन से एल्कोहल को हम शराब मानते हैं? तो याद रखना बेटा एथिल एल्कोहल। अभी आगे आ जाएगा अपना। शराब की जब हम बात करें तो कौन सा एल्कोहल होता है बेटा? एथिल एल्कोहल। बात समझ में आ रही होगी कि शराब की जब हम बात करते हैं कहेंगे कौन सा एल्कोहल, तो वो एथिल एल्कोहल। लेकिन नॉर्मली लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल।
तो बेटा यहाँ पे एक शब्द देखो गौर से कि अपना टॉपिक था ये CH3OH जो अपना मेथिल एल्कोहल चल रहा है। अब क्या होता है बेटा कि जो मैंने कहा शराब का मतलब एथिल एल्कोहल C2H5OH होता है। बहुत बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर पर सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से इतने व्यक्ति अंधे हो गए या भगवान को प्यारे हो गए। सुना होगा, मतलब भगवान के पास चले गए। तो ये लैंग्वेज आपने बहुत बार अखबार में या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि या टीवी पे देखा होगा कि जहरीली शराब पीने से व्यक्ति अंधे हो जाते हैं बहुत बार, या भगवान के पास मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब जहरीली शराब का मतलब क्या है कि बहुत बार जब शराब का निर्माण करते हैं तो वो उसका मतलब क्या बनता है, उसमें एथिल एल्कोहल। लेकिन किसी कारण से उस शराब में अगर क्या मिल जाए, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल की मात्रा, शराब का मतलब एथिल एल्कोहल था लेकिन किसी भी कारण से उसमें क्या आ गया, मेथिल एल्कोहल, तो उस शराब को हम क्या बोलते हैं, जहरीली शराब। इसका मतलब क्या हुआ कि मेथिल एल्कोहल का यदि कोई व्यक्ति सेवन कर लेगा थोड़ी सी मात्रा में, तो ध्यान रखना बेटा वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अंधापन, वो व्यक्ति अंधा हो जाएगा। और ज़्यादा मात्रा में अगर मेथिल एल्कोहल पी गया, ज़्यादा मात्रा में यदि उसमें मेथिल एल्कोहल है, तो बिना बोले समझ आ रहा हो आगे, तो इतनी बातें समझ में आ रही। तो यहाँ से हम इस लैंग्वेज को हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि मेथिल एल्कोहल क्या होता है बेटा, विषैला होता है, जहरीला होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो मेथिल एल्कोहल की बात करें तो यह विषैला होता है। क्या होता है बेटा, यह विषैला होता है और इसकी बहुत कम मात्रा, मतलब थोड़ी सी मात्रा है में भी अगर व्यक्ति सेवन कर गया तो व्यक्ति अंधा हो जाएगा। तो ये विषैला होता है, इसकी बहुत कम मात्रा के सेवन से व्यक्ति में यह व्यक्ति क्या हो जाएगा कि इसकी बहुत कम मात्रा से व्यक्ति अंधा हो जाता है या अंधापन हो जाता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है तथा इसकी अधिक मात्रा में सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल कि मेथिल एल्कोहल अगर जहरीली शराब का मतलब हो जाता है कि उसमें कुछ मात्रा में क्या मिल गया, मेथिल एल्कोहल मिल चुका है। तो बेटा इतनी उम्मीद थी, ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आ गई होगी। इसके पश्चात आगे आपके बेटा इसमें ये दिया गया मेथिल एल्कोहल के उपयोग। तो उपयोग में कोई इतनी विशेष बातें नहीं, फिर भी मैं कुछ 3-4 पॉइंट लिख लेते हैं कि मेथिल एल्कोहल के उपयोग। तो बेटा उपयोग में कोई इतनी विशेष बातें नहीं है। नंबर 1 तो आप ले सकते हो कि मेथिल एल्कोहल का मुख्य तो उपयोग आप किसके निर्माण में कर सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में, कि मेथिल एल्कोहल से हम आसानी से फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हो क्या बेटा। क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर समझ में आ गया तो, नहीं तो फिर कल की क्लास में मैं बता दूंगा कि मेथिल एल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाओगे, कुछ आइडिया हो, रिएक्शन कौन सी है बेटा, पढ़ी हुई है, बस थोड़े सी दिमाग की बत्ती जलाने की ज़रूरत है कि मेथिल एल्कोहल से क्या बनाना आपको, फॉर्मेल्डिहाइड। तो मेथिल एल्कोहल के उपयोग में हम फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में। इसके पश्चात बेटा हम बात करें, आपने सुना होगा पेंट, दीवारों पर पेंट करते हैं, पेंट तथा वार्निश का मतलब चमक के लिए होता है। पेंट तथा वार्निश में किसका प्रयोग होता है, मेथिल
एल्कोहल का उपयोग होता है। इसके अलावा नंबर 3 एथेनॉल मतलब शराब के विकृतीकरण में। मेरा पहले क्या होता था कि जब शराब, आपने देखा वो बहुत बार अखबारों में, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि पुलिस ने एक ट्रक होते हैं वो अवैध शराब पकड़ी है, तो उसको नष्ट करने के लिए, उसको ख़राब करने के लिए उसमें क्या मिला देते थे? मेथिल एल्कोहल, जिससे उसको कोई पिए ना। तो इसलिए एथेनॉल के विकृतीकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अभी हम जब एथेनॉल के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में? एथेनॉल के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ हम एथेनॉल के विकृतीकरण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या सिस्टम है इसका। इसके पश्चात बेटा नंबर 4 पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी हम बात कर लेते हैं कि ऑटोमोबाइल रेडिएटरों, क्या लिखना है बेटा? ऑटोमोबाइल रेडिएटरों में, क्या लिखा है बेटा आपने? ऑटोमोबाइल रेडिएटरों में प्रतिहिम के रूप में। बेटा वैसे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के उपयोग बहुत कम देखे मैंने अभी तक, देखे नहीं कि एग्जाम में पूछे गए इस प्रकार से, लेकिन फिर भी हमने पढ़ लिया। तो इस प्रकार से जो मेथिल एल्कोहल के बारे में जो बुक में जो आपके मेन पॉइंट दे रखे थे, वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, लिख दिए हैं। बेटा एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिन से मेरे पास बहुत अच्छे मैसेज आए थे, और काफ़ी बच्चों के एक ही मैसेज आए थे कि सर आप हमें नोट्स ना सेंड करें, क्योंकि हम आपकी ऑनलाइन क्लास के साथ ही नोट्स बना लेते हैं। तो बेटा बहुत अच्छी बात है आप बना रहे हो, कि मैंने फर्स्ट डे भी कहा है कि मैं नोट्स इसलिए सेंड करता हूँ आपकी हेल्प हो जाए, लेकिन अगर आप नोट्स खुद बनाओगे तो उससे आपको समझ में आएगा। इसके अलावा आपने नोट किया होगा, जब से मैंने ये चैप्टर नंबर 11 शुरू किया है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह फर्स्ट शुरू किया है, मैंने एक एक चीज़ बोर्ड पे लिखी है, तो आप कंटिन्यू बैठ के साथ में इसके नोट्स बना सकते हो। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि काफ़ी बच्चों के, बहुत कम बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हमें ये नोट्स है वो सेंड करो। बाकी क्लास कंप्लीट होने के बाद किसी बच्चे का, बहुत कम बच्चे होंगे जिनके मैसेज आते हैं कि आप नोट्स सेंड करो, बाकी लगभग बच्चों के एक ही आते हैं कि सर मैं अपने नोट्स स्वयं बना रहा हूँ, आप मुझे नोट्स सेंड ना करें। बेटा आप ऐसा लिख कर भेजते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये महसूस होता है कि कम से कम जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं तो आप बेनिफिट फ़ायदा आपको मिल रहा है। तो बेटा ऐसे कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे तो बिल्कुल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही आपकी केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो बेटा ये हो गया अपना मेथिल एल्कोहल। इसके बाद मैं शुरू करता हूँ एथिल एल्कोहल। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। बेटा दूसरा कंपाउंड शुरू करते हैं, CH3CH2OH। ये इसको हम क्या लिखते हैं एक साथ? C2H5OH। बेटा साधारण भाषा में इसको क्या बोलते हैं हम? लिख देता हूँ यहाँ पे बेटा, साधारण नाम क्या है इसका बेटा? एथिल एल्कोहल। और IUPAC नाम क्या है बेटा इसका? अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख लेते बेटा आपने। क्या नाम है? एथेनॉल। ठीक है, अब हम बात करने आगे कि जो एथिल एल्कोहल है बेटा, एथिल एल्कोहल को हम स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। एथिल, जो आपका एथिल एल्कोहल है, उसको मुख्यतः किससे प्राप्त किया जाता है बेटा? स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ। तो स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ तो अनाज के रूप में होते हैं। अनाज के रूप में होने के कारण इस एथिल एल्कोहल को बेटा अन एल्कोहल
अन्न का मतलब जानती हो आप क्या होता है, अनाज होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, अन एल्कोहल भी कहा जाता। तो याद रखना यहाँ। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपका क्या नाम है, एथिल एल्कोहल है, तो इसे स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ, इसे स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ से प्राप्त करने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अन एल्कोहल भी कहते हैं। तो लिख लेते हैं ये बात कि इसे स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के किण्वन से, अभी बात करेंगे किण्वन का मतलब क्या होता है। इसे स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के किण्वन से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे अनएल्कोहल भी कहते हैं। तो याद ना, मेथिल एल्कोहल को हमने क्या नाम दिया था बेटा, मेथिल एल्कोहल को क्या नाम दिया था, कास्ट स्पिरिट, एथिल एल्कोहल को अनएल्कोहल। इतनी बातें हो गई। इसके पश्चात बेटा हम इसके औद्योगिक उत्पादन की बात कर लें। किसकी बात कर लें, औद्योगिक उत्पादन की बात कर लें। तो औद्योगिक उत्पादन क्या लिख रहे हैं बेटा, औद्योगिक उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक रूप से एथेनॉल को, शब्द क्या लिखा बेटा, सीधे, अभी बताऊंगा क्या होता है, सीधे या स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के, क्या लिखा, औद्योगिक रूप से एथेनॉल को सीधे या स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के किण्वन से प्राप्त किया जाता है। अब स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ तो आप जानते हो जिसमें स्टार्च होगा। यहाँ पर शब्द क्या है बेटा नया, सीधे। ये सीधे क्या होता है, तो बेटा यहाँ एक शब्द समझने की कोशिश करना कि आप सब ने पढ़ा होगा कि जो चीनी है, चीनी शुगर किससे प्राप्त करते हैं बेटा, गन्ने से। तो गन्ने से जब हम, चीनी का मतलब सुक्रोज होता है, तो जब गन्ने से हम चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर लेते हैं, उसके पश्चात जो विलियन बचता है, जहाँ पर जो विलियन शेष बचता है, उस विलियन को क्या बोलते हैं, सीरे बोलते हैं। और उससे फिर हम ये एथेनॉल प्राप्त करते हैं। तो सीरे का मतलब यहाँ इतना समझना है कि जो गन्ना होता है, गन्ने से हम चीनी के क्रिस्टल अलग कर लेंगे, उसके रस से चीनी के क्रिस्टल अलग करने के बजाय जो शेष बच जाता है वो आपका क्या होता है, सीरे होता है। तो औद्योगिक रूप से एथेनॉल को सीरे या स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के किण्वन से प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ से आप मुझे एक चीज़ बताओगे, अपना दे गया था, ये किण्वन क्या होता है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट तो जानते होंगे, बायोलॉजी में भी पढ़ते होंगे, ये किण्वन क्या होता है। हाँ बेटा आंसर, बेटा किण्वन की हम बात करें तो आपने नॉर्मली सुना होगा या समझा होगा कि खाद्य पदार्थों को सड़ाना या गलाना, सड़ाना गलाना, ये जो क्रिया होती है वो किण्वन होती है। लेकिन रियलिटी इसका मतलब होता है कि औद्योगिक रूप से कि जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल अणु होते हैं, उन्हें सरल अणुओं में, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में जो परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है, उसको आप क्या बोलते हो बेटा, किण्वन बोलते हो। उसको आप क्या बोलोगे, किण्वन। और ये पता ही होगा कि जो किण्वन की क्रिया होगी वो किसकी उपस्थिति में होती है, एंजाइम की उपस्थिति में। किण्वन की जो क्रिया होती है वो बेटा किसकी उपस्थिति में होगी, एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो उम्मीद है
कि ये चीज़ें समझ में लिख देता हूँ मैं। किण्वन का मतलब क्या है? किण्वन एंजाइमों की उपस्थिति में जटिल अणुओं को सरल अणुओं में, एंजाइमों की उपस्थिति में जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करना किण्वन कहलाता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आपने किण्वन के लिखा एंजाइम जानते हो, एंजाइम क्या? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एंजाइमों की उपस्थिति में जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करना किण्वन कहलाता है। तो छोटी मोटी बेटा बातें हो गया, बोर्ड भर गया है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करें। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा बिल्कुल बेटा। समझ में आ रहा है? तो कमेंट्स में येस या नो का मैसेज कर दें, और जितने बच्चे वॉचिंग कर रहे हैं वो सब मैसेज करें, कि जिससे आइडिया दे देगी कौन कौन वॉचिंग कर रहा है। बेटा इसके अलावा एक चीज़ मैंने बार बार कही, कि बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि क्लास अपनी जब स्टार्ट होती है उसके लेट आप ज्वाइन करते हो बेटा। तो मैंने कहा बेटा लेट ज्वाइन करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा तो मत ज्वाइन करो, घर बैठो रहो आराम से, मोबाइल का अपना टाइम खराब ना। क्लास अगर आपको ज्वाइन करनी है तो फिक्स टाइम पर ज्वाइन करें 8 बजे, लेकिन आप 8:10 8:15 चला रखा अपना टाइम। तो मैं डाल रहा हूँ बेटा इसको। अब आगे बात करें, आगे बेटा इससे इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, जहाँ से अपने ऐसे मान लो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और वो बातें चैप्टर नंबर 5 में भी आएगी, चैप्टर नंबर 5 में भी रिपीट होगी, और यहाँ पर भी रिपीट होगी। तो इसलिए अपने लिए डबल इम्पोर्टेंट हो गई। इसका मतलब बेटा सब बच्चों कमेंट्स को लेकर लग रहा है सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो बेटा पढ़ाता कौन है केमिस्ट्री आपको? हाँ बेटा एक बात और, आजकल लोगों ने नाम ही चेंज कर दिए है, आजकल सब बूस्ट बोलने लग गए, बूस्ट सर जी। तो चलो बेटा एक चीज़ बताना, इस आपने मेरा यूट्यूब चैनल का देखा कि MK बूस्टर। चलो ये बता दो, इस यहाँ पे जो मैंने बूस्टर लिखा है इसका मतलब क्या है? यूनिक है, शब्द बहुत कम सुना हुआ मिलेगा आप लोगों का। तो ये जो बूस्टर है इसका मतलब क्या है? 2 मिनट का बेटा ब्रेक हो गया बीच में। अब अपने टीवी न्यूज़ चैनल की तो है नहीं कि 2 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं, तो यहाँ तो ब्रेक ऐसा ही होता है। तो बेटा अब आगे बात करें। आगे बताने से पहले कुछ चीज़ें मैं अलग बता रहा हूँ, जो जिससे आपको यहाँ समझ में आएगा कि जो बच्चे रेगुलर मुझसे जुड़े थे, मैंने आपको चैप्टर 14 पढ़ाया था, पढ़ाया बिल्कुल आपने ऑनलाइन क्लास, और वहाँ पर आपने याद हो तो आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, और आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जल अपघटन के आधार पे। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जल अपघटन के आधार पे, और उसके जल अपघटन के आधार पे अलग अलग डिवाइडेशन है, मैं शॉर्ट ले रहा हूँ। एक तो आपने लिखा था बेटा मोनोसेकेराइड, एक लिखा था ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो में लिखा है डाई, तो मैं लिख लेता हूँ डाईसेकेराइड, और एक हमने लिखा था बेटा पॉलीसेकेराइड। बेटा इनकी बातें हम करेंगे, तभी मैं ये बता रहा हूँ कि मोनोसेकेराइड, डाईसेकेराइड और क्या है पॉलीसेकेराइड। अब सुनना, आपने ये नाम सुने हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ये कौन सी सेकेराइड है? मोनोसेकेराइड होती है। आपने ये जो नाम सुने मोनोसेकेराइड की हम बात करें तो ग्लूकोज है
आपका फ्रैक्टोज है। बेटा कौन सी सेक्राइड है? मोनोसेक्राइड है। अब बात करें बेटा डाइसेक्राइड। अगर आप 3 नाम सुनोगे, सुन लेना गौर से, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तीनों की तीनों क्या है? डाइसेक्राइड है। और पॉलीसेक्राइड की बात करें बेटा तो आपने नाम सुना अभी, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सब की सब क्या है बेटा? पॉलीसेक्राइड है। ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मोनोसेक्राइड, इसमें आता ओलिगोसेक्राइड, ओलिगो के अंदर डाइसेक्राइड, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब सुना बेटा, चाहे स्टार्च हो, ग्लाइकोजन या सेल्यूलोज हो, ये पॉलीसेक्राइड होते हैं। इनको लिखने का तरीका, इनका जो फॉर्मूला लिखोगे वो ये लिखते हो आप C6H10O5, और इनके बहुत सारे अणु होते हैं तो नीचे क्या लगा दिया? N। तो अभी मैं पढ़ाऊंगा स्टार्च। स्टार्च की बात करेंगे तो जब हम स्टार्च की बात करेंगे तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे बेटा? C6H10O5। कितने अणु? N। N का मतलब बहुत सारे। किसकी बात करूँ? डाइसेक्राइड। अब डाइसेक्राइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, बेटा तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। तीनों की संरचना अलग है लेकिन तीनों की जो फॉर्मूला है वो सेम होता है। और फॉर्मूला क्या है इन तीनों का? C12H22 और O11। C12H22O11। बच्चों को बहुत बार पूछता हाँ फॉर्मूला बना, बच्चे कैसे बोलेंगे बेटा कि सर C12H22O11, हिंदी और इंग्लिश में समझ में नहीं आता कि बहुत बार जैसे आपको कहते हैं कि मोबाइल नंबर बोलना, तो आप कैसे बोलोगे बेटा कि अगर मोबाइल नंबर बताने तो आप बोलोगे 680 और बाद में संख्या आएगी ना 59, वो 59 तो बोलोगे 59 फिर 1169, तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स, तो वो कंडीशन हो जाती है यहाँ पर भी। तो याद रखना C12H22O11, तीनों का फॉर्मूला सेम है बेटा। अगर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की बात करें तो इनका फॉर्मूला भी सेम होता है C6H12O6। केवल किस में अंतर होता है बेटा? इनकी संरचना में। तो ये चीज़ें मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 में करवाई थी, ये यहाँ रिपीट होगी। एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जब आप सुक्रोज का जलापठन करोगे तो आपको मोनोसेक्राइड इकाई प्राप्त होती है 2। डाई का मतलब 2 हो गया। तो सुक्रोज में एक तो प्राप्त होगी ग्लूकोज और दूसरी प्राप्त होगी फ्रैक्टोज। सुक्रोज का जलापठन करोगे तो क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। माल्टोज में दोनों इकाइयाँ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और लैक्टोज में क्या होती है बेटा? याद हो तो एक तो ग्लूकोज और एक होती है गैलेक्टोज। ये लगा गया एक और। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा तब ये शब्द, कुछ शब्द रिपीट होंगे तो इनकी सहायता से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। अब देखो बेटा आगे बात करें तो मैं ये लिख रहा हूं सुक्रोज से एथेनॉल का निर्माण। कि क्या लिखा बेटा? सुक्रोज से एथेनॉल का निर्माण। कि सुक्रोज से मैं किसका निर्माण करूंगा? एथेनॉल का निर्माण करूंगा। बेटा देखो यहाँ किण्वन क्रिया होगी, हमें एंजाइम की आवश्यकता होगी और आपको ये एंजाइम के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन्हीं को याद रखना है। अब बेटा देखो सुक्रोज का फॉर्मूला अभी लिखा मैंने, क्या होता है? C12H22O11। किसका फॉर्मूला बेटा? ये सुक्रोज का, ठीक है। इसका हम करेंगे बेटा क्या? जलापठन। सुक्रोज का जब हम जलापठन करेंगे तो एंजाइम कौन सा काम में लेते हैं? किसी को पता हो तो कमेंट में बता सकता है। इनवर्टेज। क्या लिखा बेटा?
इन्वर्टेज एंजाइम, नाम याद कर लेना, इन्वर्टेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुक्रोज का मैंने बताया था कि सुक्रोज का जब जलापठन करेंगे तो 2 इकाई प्राप्त होगी। अभी लिखा है ग्लूकोज प्लस फ्रेक्टोज, दोनों फॉर्मूला सेम हो, C6H12O6 C6H12O6। क्लियर है? एक को आपने नाम दे दिया ग्लूकोज और दूसरे को नाम दे दिया फ्रेक्टोज। चलो बच्चों, आप में से जो बच्चे कंटिन्यू क्लास अटेंड की थी वो ये बता दो कि फ्रेक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है और कितने नंबर कार्बन पे होता है। हमने सीखा था, चैप्टर नंबर 14 पढ़ा था। कीटोन था 2 नंबर पे, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता नंबर 1 पे, वो हम उस चैप्टर की बात थी वहाँ बोलते हैं। अब आप फिर से इसी बात थे। तो क्या किया, सुक्रोज का जलापठन कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में करोगे तो आपको ग्लूकोज प्लस फ्रेक्टोज प्राप्त होता है। क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा कि इन्वर्टेज एंजाइम का कार्य क्या है, तो सुक्रोज का ग्लूकोज प्लस फ्रेक्टोज में बदलना, या सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रेक्टोज में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आएगा, इन्वर्टेज। तो बेटा ये एंजाइम का नाम याद होना चाहिए। ग्लूकोज बन गया। अब देखो यहाँ लिखो ग्लूकोज का C6H12O6, क्या बेटा ग्लूकोज। इस ग्लूकोज कौन सा एंजाइम, जाइमेज, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में कौन सा एंजाइम, ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में C2H5OH प्लस CO2 किसे बदल गया, एथेनॉल में। तो ये बेटा ये अपने काम की इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लूकोज को एथेनॉल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करेगा, जाइमेज। कौन सा एंजाइम परिवर्तित करेगा, जाइमेज। तो बेटा ये नाम बिल्कुल अपने माइंड में एकदम छपे हुए होने चाहिए कि इन्वर्टेज एंजाइम होगा वो सुक्रोज का जलापठन ग्लूकोज प्लस फ्रेक्टोज में करेगा, फिर यहाँ से जो ग्लूकोज है उसको जाइमेज एंजाइम एथेनॉल में परिवर्तित कर देगा। तो इस प्रकार से अब ये सुक्रोज क्या है, गन्ने के अंदर क्या होता है बेटा, सुक्रोज होता है, चीनी होती है आपकी, चीनी का फॉर्मूला क्या, सुक्रोज होता है। तो इन खाद्य पदार्थों से जब हम ये बनाते हैं तो वहाँ पर हमें इन एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो ये एंजाइम के जो नाम है वो बिल्कुल माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। उतार लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बेटा अगला लेंगे स्टार्च से। किससे बेटा, स्टार्च से। समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से नोट भी किया हुआ है। हाँ बेटा लैंग्वेज कुछ नहीं है, क्योंकि आपको केवल एंजाइम याद रखनी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंजाइम है कि इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, जाइमेज एंजाइम क्या करेगा। तो समझदार हो कि इसको हम कैसे बदलेंगे बेटा। तो बेटा आप देखो बेटा, नेक्स्ट की बात करें तो अगला बेटा हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे स्टार्च से एथेनॉल का निर्माण। बेटा स्टार्च से क्या बनाओगे, एथेनॉल बना रहे हैं। स्टार्च से क्या बनाओगे बेटा, एथेनॉल। अब देखो स्टार्च का फॉर्मूला बेटा अभी मैंने लिखा था समझाने के लिए, C6H10O5। कितने अणु, एन अणुओं का जलापठन करने के लिए एन जल के अणु ले लिए। अब बेटा मैं पहले कह रहा हूँ कि यहाँ पर एंजाइम इंपॉर्टेंट है। जो एंजाइम लोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका जो उत्पाद है वो प्राप्त होगा। अगर आपने यहाँ पर डायस्टेज एंजाइम ले लिया, डायस्टेज एंजाइम लिया है तो वो क्या करेगा, इस स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा, माल्टोज। अब माल्टोज का फॉर्मूला अभी लिखा था हमने, क्या था, C12H22O11। अब इसके कितने अणु थे, N, तो इसके भी आपको कितने अणु प्राप्त होंगे, N, और ये आपको क्या प्राप्त हो गया, माल्टोज। ये क्या प्राप्त हो गया आपको, माल्टोज प्राप्त हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्च है, स्टार्च का आपने जलापठन किया कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में।
तो आपको क्या प्राप्त हुआ? माल्टोज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? माल्टोज एंजाइम आपको प्राप्त हो गया। अब देखो बेटा इधर C12H22 और 11। बेटा यहाँ पर रिएक्शन संतुलन पे दिमाग नहीं लगाना कि संतुलित किस प्रकार से होगी, क्योंकि एंजाइम इनको कन्वर्ट कर रहा है। इसके अलावा आपने यहाँ पे एन लिए हैं, तो एन का मतलब कार्बन हाइड्रोजन, ये एन है, एन का मतलब काउंटिंग नहीं बहुत सारे हैं। तो C12H22O11 किसका फॉर्मूला है? माल्टोज। तो ये बेटा मैंने यहाँ लिख दिया माल्टोज। अब इस माल्टोज का बेटा मैंने क्या किया? जल अपघटन। और एंजाइम बेटा हम काम में लेंगे, उसका नाम होता है बेटा माल्टेज। क्या नाम है बेटा? माल्टेज। तो माल्टोज एंजाइम का जल अपघटन जब माल्टेज एंजाइम से करेंगे, माल्टेज, तो अभी लिखा था कि माल्टोज से क्या बनती है? 2 इकाइयाँ बनेगी, दोनों ग्लूकोज बनती है। तो यहाँ पर आपको C6H12O6 किसका फॉर्मूला? ग्लूकोज के कितने अणु? 2। बड़ी चीज़ें मैंने आपको जस्ट पहले ही समझाई है, जिससे आप इनकी पकड़ कर लो कि माल्टोज जो खाद्य पदार्थ होता है जो आपको प्राप्त हुआ है, माल्टेज एंजाइम इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज को अगर आपको एथेनॉल में परिवर्तित करना है, तो अभी आपने एक एंजाइम काम में लिया था, क्या नाम था? जाइमेज। C6H12O6 क्या लिखा बेटा? ग्लूकोज। C6H12O6 तो ग्लूकोज है। एंजाइम क्या लिया बेटा आपने? जाइमेज। तो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को किस में परिवर्तित कर देगा? C2H5OH प्लस CO2, दोनों इसके और दोनों इसके, ये हो गया आपका एथेनॉल। तो इस प्रकार से आपने स्टार्च से किसका निर्माण किया बेटा? एथेनॉल का निर्माण किया है। तो बेटा यहाँ पर जो एंजाइम लिखे हैं वो एंजाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन एंजाइम के बारे में बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम किस में कन्वर्ट करेगा, कौन सा एंजाइम है वो किसको किस में परिवर्तित करेगा। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो बेटा अब आगे बात करें इसमें। तो बेटा ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन कम पूछी जाएगी आपसे कि कौन सा एंजाइम किसको किस में बदलता है। अब देखो बेटा इसके बाद आगे बात करें। अब बेटा मैं 2 शब्द लिख रहा हूँ, वो एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। क्या लिखा बेटा? वॉस, या जिसको हम बोल देते हैं बेटा वास। अब वॉस बोल दो, वास बोल दो, जो आप बोलना चाहिए वो बोल सकते हो। एक तो ये शब्द आता है, एक शब्द आता है बेटा वट। वट क्या लिखा बेटा? वट होता है, वट ये शब्द। इन दोनों शब्द है बुक में दे रखे हैं। तो वॉर्स क्या है और वट क्या है? तो बेटा वॉर्स की बात करें और वट की बात करें तो जो वॉर्स का मतलब तो क्या होता है कि किण्वन की जो क्रिया होती है, किसकी बेटा? वॉर्स की बात करें, किण्वन की जो क्रिया होती है, और किण्वन की क्रिया से जो विलयन हमें प्राप्त होता है, किण्वन की क्रिया से जो विलयन हमें प्राप्त होता है, उस विलयन में 10 से 15% आपका एल्कोहल होता है। 10 से 15% केवल क्या होता है उसमें? एल्कोहल होता है, जिसे वॉस कहते हैं। अर्थात इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि किण्वन की क्रिया से प्राप्त विलयन में, किण्वन की क्रिया से प्राप्त विलयन में 10 से 15% एल्कोहल की मात्रा होती है, जिससे आप क्या बोलते हो बेटा? वॉस कहते हैं। इसके बाद आपका अगला शब्द आता है बेटा वट। वट का मतलब ये था कि आपने स्टार्च का जल अपघटन, अभी जस्ट लिखा था पहले, स्टार्च का जल अपघटन डायस्टेट एंजाइम से करने पर माल्टोज प्राप्त हुआ। तो माल्टोज का जो विलयन होगा वो क्या कहलाता है बेटा? वट कहलाता है। तो शब्द समझ में आ गए होंगे, लिख देता हूँ मैं इनके लिए
कि यहाँ आपको क्या था, आपने क्या लिया था बेटा, स्टार्च। स्टार्च का अपघटन कौन से एंजाइम से किया था, डायस्टेज एंजाइम से। क्या प्राप्त हुआ, माल्टोज। तो माल्टोज का जो विलियन होता है, माल्टोज का जो विलियन होता है उससे हम क्या बोलते हैं बेटा, वट बोलते हैं। तो उम्मीद है वॉस क्या है और वट क्या है, लिख देता हूँ बेटा इनके लिए डिटेल से आराम से। कि किण्वन से प्राप्त, क्या लिखा है, किण्वन से प्राप्त विलियन में 10 से 15%, किण्वन से प्राप्त विलियन में 10 से 15% एल्कोहल होता है। किण्वन से प्राप्त विलियन में 10 से 15% एल्कोहल होता है। इसे वोस या वास कहते हैं। अब इसकी बात करें, वट क्या होता है, क्या लिया था बेटा, स्टार्च। स्टार्च के लिए कौन सा एंजाइम काम में ले रहे हो, स्टार्च का जल अपघटन। स्टार्च का जल अपघटन डायस्टेज एंजाइम से करने पर, स्टार्च का जल अपघटन डायस्टेज एंजाइम से करने पर माल्टोज बनता है, जिसका विलियन वट कहलाता है। ये इस माल्टोज के विलियन को, इस माल्टोज के विलियन को आप क्या बोलते हो, वट बोलते हो। तो फिर से रिपीट, स्टार्च का जल अपघटन डायस्टेज एंजाइम से आपने किया तो आपको माल्टोज प्राप्त हुआ। माल्टोज एक शर्करा होती है, तो इस शर्करा का ये विलियन क्या कहलाता है, वट कहलाता है। तो दोनों चीज़ें आपके बिल्कुल क्लियर हुई होगी, वॉस क्या है, वट क्या है। तो इसके बाद बेटा 3-4 छोटे छोटे शब्द हो रहा है, और उसके बाद अपना ये चैप्टर अभी फिनिश, चैप्टर में एल्कोहल वाला टॉपिक फिनिश हो जाए। 3-4 अभी डेफिनेशन और पढ़ेंगे इसके बारे में अभी। तो स्क्रीनशॉट ले ले बेटा इनका। बेटा कुछ शब्द लिख रहा हूं, वो समझना। एक तो परिशुद्ध एल्कोहल, एक तो क्या लिखा बेटा मैंने यहाँ पे, परिशुद्ध एल्कोहल। एक आता है परिशोधित एल्कोहल, एक आएगा आपका पावर एल्कोहल। क्या लिखा बेटा, परिशुद्ध एब्सोल्यूट एल्कोहल, परिशोधित एल्कोहल और पावर एल्कोहल। और इसमें एक को लिख सकते हो एल्कोहल का विकृतीकरण। चारों चीज़ एक साथ पढ़ लेते हैं, एल्कोहल का विकृतीकरण। तो इन चारों को का क्या मेन से, इसमें छोटे छोटे से अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं है। कि परिशुद्ध एल्कोहल का मतलब परिशुद्ध, परिशुद्ध का मतलब पूर्ण रूप से जो एल्कोहल 100% शुद्ध हो, जिसमें केवल 100% केवल एल्कोहल होता है, उसे आप क्या बोलते हो बेटा, परिशुद्ध एल्कोहल। तो 100% परिशुद्ध एल्कोहल के लिए अगर आप लिखना चाहो तो बेटा क्या लिख सकते हो कि शत का मतलब 100, 100% शुद्ध एल्कोहल को, 100% शुद्ध एल्कोहल को परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। अगर पूर्ण रूप से ऐसा एल्कोहल जिसमें 100% क्या हो बेटा, आपका एल्कोहल होता है, एथेनॉल होगा, उसे हम परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। बेटा अब इसकी बात ध्यान ना कि नॉर्मली जब मैं शब्द यहाँ एल्कोहल बोल रहा हूँ बेटा,
एल्कोहल शब्द तो बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले कहा कि एल्कोहल नॉर्मली शब्द जब हम एल्कोहल बोलें तो वो एथेनॉल की बात करें, तो यहाँ पे लिखना 100% शुद्ध एथेनॉल, एथेनॉल की बात कर लेते हैं बेटा। अब आता है आपका बेटा अगला टॉपिक, परिशोधित एल्कोहल। क्या लिखा है? परिशोधित एल्कोहल। होता क्या है कि बेटा जब हम एल्कोहल प्राप्त करते हैं तो पूर्ण रूप से शुद्ध एल्कोहल हमें प्राप्त नहीं होता है, और जो शुद्ध एल्कोहल जिसको हम मानते हैं उसमें 95.5% तो आपका एथेनॉल होता है C2H5OH, और 4.5% उसमें जल होता है। और इन दोनों का ये जो मिश्रण होता है वो एक निश्चित ताप पर भाप में निश्चित ताप पर आश्रित होता है। लगभग टेम्परेचर होता है वो 351.2 केल्विन, इतना टेम्परेचर होता है। इस ताप पर ये दोनों एक साथ आश्रित होते हैं, ऐसा विली उसको हम बोलते हैं परिशोधित एल्कोहल। क्या बोलते बेटा? परिशोधित एल्कोहल। तो इसके लिए लिख लेते हैं अपने कि परिशोधित एल्कोहल का मतलब क्या है कि 95.5% एथेनॉल तथा 4.5% जल। क्या लिखा है? 95.5% एथेनॉल और 4.5% जल का मिश्रण, जल का मिश्रण है, जो एक स्थायी तापमान कितना बेटा? 351.2 केल्विन पर, स्थायी तापमान 351.2 केल्विन पर आश्रित होता है, उसे परिशोधित एल्कोहल कहते हैं। तो है। अब बेटा पावर एल्कोहल का मतलब क्या है कि बेटा कुछ स्थानों पर पेट्रोल में बेंजीन और ईथर मिलाते हैं, उसके साथ उसमें थोड़ी सी मात्रा में एल्कोहल मिला देते हैं, जिसका उपयोग पावर का मतलब होता है शक्ति उत्पादन में किया जाता है। शक्ति उत्पादन में जिनका उपयोग किया जाता है, इसको आप ले सकते हो कि पेट्रोल के साथ, या पेट्रोल में बात कर लें कि पेट्रोल में बेंजीन तथा ईथर के साथ, पेट्रोल में बेंजीन तथा ईथर के साथ एल्कोहल, पेट्रोल में बेंजीन तथा ईथर के साथ एल्कोहल का मतलब कौन सा? एथेनॉल मिलाकर शक्ति उत्पादन में काम लिया जाता है, उसे कौन सा एल्कोहल कहोगे? पावर एल्कोहल कहते हैं। तो पेट्रोल में बेंजीन व ईथर के साथ थोड़ी सी मात्रा में हमने क्या मिला दिया? एथेनॉल, एल्कोहल मिला दिया, जिसका उपयोग शक्ति उत्पादन में काम में लिया जाता है, उपयोग किया जाता है, उससे हम कहेंगे पावर एल्कोहल। अब एक लास्ट थोड़ा सा और पढ़ते हैं, एल्कोहल का विकृतीकरण। बेटा आपने बहुत बार ये सुना होगा कि पुलिस ने अवैध शराब के कुछ ट्रक पकड़े। अब शराब पकड़ने के पश्चात उस शराब को, उस एथेनॉल को नष्ट किया जाता है। अब नष्ट करने का तरीका क्या होता है कि उसमें कुछ पदार्थ ऐसे मिला देते हैं कि जो पीने योग्य नहीं रहती है, उसे हम बोलते हैं एल्कोहल का विकृतीकरण। तो एल्कोहल के विकृतीकरण की बात करें तो इसको हम बोलते हैं कि एथेनॉल में कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट
तथा पीरिडीन पीरिडीन मिलाने पर वह पीने के अयोग्य हो जाता है। एथेनॉल में कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट तथा पीरिडीन मिलाने पर वह पीने के अयोग्य, मतलब बिल्कुल नहीं पी सकते, उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसमें इतनी ज़्यादा बदबू आएगी कि उसको मतलब व्यक्ति सूंघ तक नहीं चाहेगा, कि उसको बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है, तो वो पीने के अयोग्य हो जाता है। उसे एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। तो क्या लिखा है? एथेनॉल में कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट तथा पीरिडीन मिलाने पर वह पीने के अयोग्य हो जाता है। जैसे एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे थोड़ी सी दो बातें और कर लें। हो गया बेटा सभी का? अब बेटा यहाँ से मैं दो चीज़ें और बता रहा हूँ आपको कि क्लास काफ़ी टाइम हो गया अपने चलते हुए, कि इसके पश्चात बेटा दो कंपाउंड और है। एक तो अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा? CH3CH2OH, नाम एथेनॉल हो गया। इसके पश्चात एक कंपाउंड मैंने आपको पढ़ाया था एथिलीन ग्लाइकोल, नाम याद होना चाहिए, एथिलीन ग्लाइकोल। फॉर्मूला क्या होता है? CH2CH2OH, एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। एक बेटा आपने पढ़ा था, याद हो तो, ग्लिसरोल, याद आया? शुरुआत में जहाँ मैंने एल्कोहल ये चैप्टर शुरू किया था, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके केवल आपको नामकरण सिखाया था। वहाँ हमने बात थी ग्लिसरोल, फॉर्मूला CH2CH2OH। तो इसकी तो बात हो गई थी। तो याद ना, एथिलीन ग्लाइकोल जब भी हम बोलेंगे तो CH2CH2OH, फॉर्मूला बिल्कुल याद रहेगा। एथिलीन ग्लाइकोल का मतलब 2 CH2 होंगे और दोनों पे 2 OH जुड़े होंगे, और ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण हो गया बेटा। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, जब OH समूह की संख्या कितनी है? 2, और इसमें OH कितने होंगे बेटा? 3 का मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें OH एक है, तो इसको बेटा आप क्या बोलोगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर है? अब बेटा इसका IUPAC नाम तो लिखा था हमने, मैं फिर से रिपीट कर लूँ। 1 to 2 कार्बन है, तो 2 को आप क्या बोलते हो? एथेन, एक नंबर पर और एक 2 नंबर पर, तो एथेन 1 2, और OH का अनुलग्न आपने क्या पढ़ा था? ओल, तो एथेन 1 2 डाईओल, एथेन 1 2 डाईओल। इसके नामकरण की बात करें तो 1 2 3, तो 3 कार्बन से क्या बन गया बेटा? प्रोपेन। 3 कार्बन से क्या बन गया बेटा? प्रोपेन। 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3, और 3 के लिए ट्राईओल, तो क्या नाम हो गया? प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। तो बेटा ये इनके मैंने लिख दिए हैं। इनके उपयोग है सिंपल से उपयोग, कोई विशेष बात नहीं है। मैं क्लास कंप्लीट होने के बाद आज आपको इस एल्कोहल वाले टॉपिक के पूरे के नोट सेंड कर दूंगा, जिसके लास्ट में इनके उपयोग हैं, तो आप उपयोग नोट से पढ़ लेना। उसमें कोई इतनी चीज़ नहीं कि ज़्यादा समझाने लायक है, क्योंकि हमें अभी बहुत सी चीज़ें पढ़नी है बेटा। अभी ये एल्कोहल का टॉपिक समाप्त हुआ है। इसके बाद बेटा आएगा फिनॉल। बात करते हैं 2 मिनट के लिए, मिटा रहा हूँ। किसकी बात करेंगे बेटा? फिनॉल की।
फिनोल रट लेना बेटा। बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा हो? OH। बेंजीन वलय के ऊपर जब आपका OH जुड़ा होता है तो उसे आप फिनोल बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? फिनोल बोलते हो। तो यहाँ पर एक बात माइंड में याद करनी, फिनोल की जब हम बात कर रहे हैं कि फिनोल में बेटा अभिक्रिया आएगी, नेम रिएक्शन आएगी, टफ आएगी। तो बीच में अगर आपने क्लास मिस कर दी है तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो निश्चित टाइम पर क्लास अटेंड करें। कल से नया टॉपिक होगा अपनी शाम की इस ऑनलाइन क्लास में। तो जितने भी साथी हैं उन सबको कह दो कि अगर वो बीच पहले क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो अब अटेंड कर लें, क्योंकि अभी अपनी स्कूलें हैं वो 1 महीने नहीं खुलने वाली है। कम से कम 20 सितंबर तक तो बात चल रही है। तो उतने दिन में कम से कम अपना एल्कोहल, इससे आगे वाला इथर आ जाएगा। क्योंकि कल से अगर कोई बच्चा क्लास ज्वाइन करता है तो उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फिनोल थोड़ा अलग है पूरा, तो अलग चलेगा। तो पढ़ने में अपने या समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने जितने भी साथी हैं उन सबको बता देना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कल की क्लास अटेंड कर सकें। और बेटा बिल्कुल जो बच्चे रेगुलर क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे, मुझे जितना उम्मीद है बिल्कुल क्लियरिटी बहुत शानदार है। बोर्ड पे लिखा हुआ अक्सर आपको साफ साफ दिखाई देता है, साउंड बिल्कुल सुनाई देता है। तो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पढ़ने में एक ही कमी होगी, आपकी इच्छा शक्ति, कि आपकी अगर इच्छा शक्ति है तो यहाँ कोई चीज़, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी मैंने कह रहा कि कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, उसका निराकरण, उसका सॉल्यूशन वहाँ हो जाएगा। इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त है।